नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी टैक्सी की फ्रंट सीट को पीछे किए, सिर पर टोपी रखे, अपने हसीन ख्यालों का मजा लूट रहा था। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने टैक्सी को एक साइड पर खड़ा कर रखा था। मैं जानता था कि सड़कों पर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा और मेरे लिए घर पहुंचना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। घर पहुंचना मुश्किल था ही, लेकिन गाड़ी खराब होने का मुझे ज्यादा डर था। फिर हालत यह थी कि जेब में इतने पैसे नहीं थे कि गाड़ी ठीक करवा पाता। इसलिए सोचा गाड़ी को एक तरफ कर लेता हूँ। मेरा कौन सा पीछे बीवी बच्चे थे जो मेरे इंतजार में सूख रहे होंगे। इसलिए बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। अपनी सीट को पीछे की तरफ किया और बड़े ही आराम से लेट गया। सिर पर पहनी टोपी मुंह पर रखी और सो गया। जहां मैंने गाड़ी खड़ी की थी वह सड़क काफी साफ थी और मेन रोड था, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था। अभी एक फैमिली को छोड़कर आया था जो शहर से कुछ दूर रहती थी। फैमिली को तो छोड़ दिया था, लेकिन वापसी में बारिश ने उधम मचा के रख दिया था। इतनी तेज तूफानी बारिश कभी कभी ही यहाँ होती है, लेकिन जब होती है तो अगली पिछली सारी कसर खत्म कर देती है। आज भी ऐसी ही बारिश थी और सवारी मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा था। इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं अभी गहरी नींद में गया ही था कि मेरी खिड़की खटखटाई गई। मैंने टोपी हटाकर देखा तो एक लड़की पूरी बारिश में भीगी हुई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वह बेहद बदहवास लग रही थी। बाल खुले हुए थे, होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी और आंखों का काजल शायद रोने की वजह से फैल गया था। वह बेहद परेशान थी और जोर जोर से खिड़की खटखटा रही थी। मैंने जरा सी खिड़की खोली और पूछा, जी कहिए। वह लड़खड़ाती आवाज में बोली, जल्दी से दरवाजा खोलें। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। आंखें नींद से चूर थीं या नशे से, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह रो रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और बोली, जल्दी जल्दी चलो। मैंने पूछा, कहाँ चलूं? वह बोली, सीधा चलो। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। मैंने फिर पूछा, जगह का नाम बताएं। वह बोली, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैंने कहा, यह तो पता है ना कि जाना कहाँ है। वह बार बार अपने सिर पर हाथ मार रही थी। आंखें नींद से चूर होती जा रही थी, जैसे जबरदस्ती जागने की कोशिश कर रही हो। वह सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसे कहाँ जाना है। अजीबोगरीब किस्म की लड़की थी। वह बोली, वह मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए हैं। यह कहते कहते वह पिछली सीट पर सिर रखकर बेहोश हो गई। मैंने कहा, हेलो मिस। मैंने ड्राइविंग शुरू तो कर दी थी, लेकिन वह लड़की होश खो चुकी थी। मैं एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गया था। इसका क्या करूं? इसे कहां लेकर जाऊं? गाड़ी की रफ्तार मैं तेज करता, तब भी गाड़ी आगे जाकर फंसने वाली थी। वैसे भी उस गली में बहुत अंधेरा था। मुझे डर भी हो रहा था, पता नहीं बेचारी किससे बचकर आई है। कपड़े वाकई जगह जगह से फटे हुए थे। गले में दुपट्टा भी नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। उसकी बाजू पर नाखूनों की खरोंच के निशान थे और ऐसे ही निशान गले पर भी थे। मैंने फौरन नजरें हटा ली, क्योंकि उसके कपड़े गले से भी फटे हुए थे और काफी कुछ नुमाया हो रहा था। मैंने अपने ऊपर लपेटी शॉल उतारी और उस लड़की पर डाल दी। वह अब पिछली सीट पर लेट चुकी थी।
मैंने शॉल से उसका मुंह तक ढक दिया और एक गहरी सांस ली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसी कि उसे देखकर बड़े बड़ों का ईमान डोल जाए। मैंने सिर हिलाया और गाड़ी दोबारा चलाने लगा। तभी एक गाड़ी मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। वह पीछे से तेज रफ्तार से आ रही थी। मैं हैरान था, मेरी गाड़ी को भला कौन रोक सकता है। फिर उसमें से दो नौजवान निकले और मेरी गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगे। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, जी कौन? वह बोले, तुमने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है? मैंने कहा, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता और ना ही मैंने यहाँ से किसी को भागते देखा है। सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी चल रही थी। वह गाड़ी मेरे बाद आई थी और मेरे अलावा कोई गाड़ी वहाँ थी ही नहीं। वह बोला, अभी तो यहाँ भाग रही थी, कुछ देर पहले। मैंने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ सो रहा था। खैर, उस लड़की पर मैंने शॉल डाल दी थी। वह बोला, वह लड़की हमारे ही घर की है और घर से भाग गई है। मैंने कहा, मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा। वह बार बार पिछली सीट पर देखने की कोशिश कर रहा था। लड़की कुछ इस तरह लेटी थी कि टांगे पेट से लगाई हुई थी और शायद सर्दी की वजह से कांप रही थी। इसीलिए मैंने उस पर शॉल डाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामान पड़ा हो। उन्होंने पूछा, यह पीछे क्या है? मैंने कहा, यह मेरा सामान है। क्या यह भी दिखाना पड़ेगा? दिमाग की दही बना रहे हो। एक तो तूफानी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है, टैक्सी चलने का नाम नहीं ले रही, और तुम हो जो बिना वजह मेरा भेजा खाए जा रहे हो। अरे जाओ मियाँ, अपना काम करो, हमें भी घर जाने दो। मैंने चिढ़कर बिगड़े लहजे में जवाब दिया। फिर वह वहां से चला गया। गाड़ी में बैठे नौजवान से बोला, लड़की टैक्सी में नहीं है, लगता है कहीं छिप गई है। यह कहकर वह गाड़ी में बैठ गया और चला गया। मेरी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी। लेकिन फिर वही सवाल था कि इस लड़की का क्या करूं? इसे कहां छोड़ूं? बहरहाल, काफी मुश्किल से 1 घंटे की मशक्कत के बाद मैं अपने घर पहुंचा। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। मेरा घर छोटा सा था। मुझे टैक्सी बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी। गली मुनासिब थी, न ज्यादा तंग और न ही ज्यादा खुली। मेरा घर भी मुनासिब सा था, जिसमें मैं अकेला रहता था। मेरे पिता का इंतकाल हो चुका था। एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। वह मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, लेकिन मैं भी अपने नाम का ढीठ था। मैं कहता, मैं ऐसा बखेड़ा नहीं पाल सकता। अरे, पहले शादी करो, फिर बच्चे होंगे, फिर खर्च बढ़ जाएंगे। मैं मनमौजी बंदा हूँ, दिल किया तो काम किया, नहीं किया तो पड़ा रहा। मैं यह जिम्मेदारी वाली जिंदगी नहीं जी सकता, इसलिए उस बेचारी ने मुझसे कहना छोड़ दिया था। लेकिन घर की सफाई का भी मुझे कोई खास ख्याल नहीं रहता था। मैं बिल्कुल बेपरवाह था। जहाँ दिल किया, चीज वहीं रख दी और जब जी चाहा, पूरा घर चमका दिया। नहीं तो महीने महीने झाड़ू को हाथ नहीं लगाता था। सब जगह मिट्टी जमी रहती थी और मुझे घबराहट भी नहीं होती थी। लेकिन अब मसला उस लड़की का था। उसे अंदर कैसे ले जाऊं? वह बिल्कुल बेहोश थी। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। मुझे घर जाकर देखना था कि घर का क्या हाल हुआ है, क्योंकि आंगन में पानी भर चुका होगा और एक कमरे से भी पानी कोने से टपकता रहता था। जब भी बारिश होती, मैं कोई बर्तन वहां रख देता, लेकिन अब क्या करता? इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत वह लड़की थी, जो बेहोश थी। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला और उसे हिलाने डुलाने, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल बेसुध थी।
मैंने दाएं बाएं गली की तरफ देखा। हर तरफ सन्नाटा था। फिर आसपास की खिड़कियों की तरफ देखा, वे भी बंद थी। फिर राहत की सांस ली। अगर किसी ने मुझे यह हरकत करते देख लिया तो मुझ पर बदनामी का ठप्पा लग जाता। मैंने उस लड़की का बाजू पकड़ा, उसे बड़ी मुश्किल से घसीटकर बाहर निकाला और फिर गोद में उठा लिया। घर का ताला खोला, दरवाजा खोलकर उसे गोद में भरकर अंदर ले आया। पैर से दरवाजा बंद किया और पानी से भरे आंगन से होता हुआ कमरे तक पहुंचा। अपनी चारपाई पर उसे लिटा दिया और फिर एक गहरी सांस ली। दोनों हाथ कमर पर रखकर कमर सीधी की। देखने में वह दुबली पतली थी, लेकिन उठाने में हल्की नहीं थी। फिर मैं बाहर गया, टैक्सी लॉक की, शॉल निकाली और घर आकर वही शॉल उस पर डाल दी। लेकिन मसला यह था कि मेरे घर में कमरा एक था। आंगन तो इस तेज बारिश में भीगा पड़ा था और मैं आंगन में 2 पल भी नहीं बैठ सकता था। उसे गाड़ी से निकालकर कमरे में ले जाने में ही मेरे कपड़े भीग चुके थे। इस कमरे में सोना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत लड़की लेटी थी। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था, वह बहुत हसीन थी और ऊपर से कपड़े फटे हुए थे। आंगन में जाते हुए भी मेरी नजरें उसे अच्छी तरह देख चुकी थी, इसलिए कमरे में सोना बहुत बड़ा खतरा था। मरता क्या न करता, मैं बाहर आ गया। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन आंगन का कुछ हिस्सा छत से ढका हुआ था। मैंने वहां कुर्सी रखी और बैठ गया। हालांकि नींद से मेरा भी बुरा हाल था। कमरे में चारपाई एक थी, जमीन पर पानी टपक रहा था, इसलिए मैं जमीन पर भी नहीं सो सकता था। और वैसे भी जब वह लड़की सो रही थी तो मैं उस कमरे में जा ही नहीं सकता था। बेशक मैं शरीफ इंसान था, लेकिन फरिश्ता तो नहीं था और शरीफ इंसानों पर तो शैतान ज्यादा हमला करता है। इसलिए बड़ी मुश्किल से रात कटी। एक कुर्सी पर बैठा, दूसरी कुर्सी सामने रखकर उस पर टांगे रख ली। पता नहीं कब नींद आ गई, लेकिन बहरहाल रात गुजर गई। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। मैंने बाल्टी उठाई और आंगन का पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा आंगन साफ किया। रसोई देखी तो वह भी बर्तनों से भरी पड़ी थी। बर्तन धोकर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और लड़की के लिए भी बना दिया। वैसे भी 9 बज चुके थे। मैंने सोचा अब उसे उठा देना चाहिए ताकि वह उठे और मैं उसे वक्त पर उसके घर छोड़ आऊं और खुद सुकून से सो जाऊं। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा जरा सा खोलकर देखा, वह अभी भी सो रही थी, लेकिन चेहरे से शॉल हट गई थी। उसे देखकर दिल बेईमानी के लिए उकसाने लगा। मैंने सोचा चलो, और कुछ नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं। खूबसूरत चीजें तो होती ही देखने के लिए हैं। भगवान ने खूबसूरत बनाया है, किस लिए है? फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं जरासी भी चोरी नहीं कर सकता। पहले चेहरे को देखूंगा, फिर दिल किसी और चीज की फरमाइश करेगा, यह तो बड़ा गलत काम हो जाएगा। मैंने जोर से दस्तक दी। वह चौंक कर उठी, आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया और फटाफट बैठ गई। फिर मुझे देखने लगी, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा डर था। वह बोली, मैं यहाँ कैसे? फिर अपने फटे कपड़े देखे और मेरी शॉल फटाफट खुद पर ओढ़ ली। मैंने कहा, आप शायद रात को नशे में थी, इसलिए मेरी टैक्सी में आ गई। मैंने आपसे बहुत पूछा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ूं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया और बेहोश हो गई। इसलिए मजबूरी में आपको अपने घर लाना पड़ा। आप बेहोश थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे आपको गोद में उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, यह मेरी मजबूरी थी,
मैंने आपको उठाने की पूरी कोशिश की थी। आप होश में नहीं आई, तो मजबूरन मुझे आपको उठाकर कमरे में लिटाना पड़ा। लेकिन खुदा की कसम, इससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल महफूज हैं। मेरी बात सुनकर वह काफी घबराई। मैंने कहा, देखिए, बाथरूम कमरे से बाहर है। आप मुंह हाथ धो लें और नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता तैयार कर चुका हूँ। बाकी आप मुझे बता दीजिएगा, आपका घर कहाँ है? जगह का नाम बता देंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वह बोली, कपड़े होंगे आपके पास? मैंने कहा, क्या? वह बोली, मेरा मतलब कपड़े होंगे, क्योंकि यह कपड़े फट चुके हैं। मैंने कहा, मेरे घर में कोई औरत के कपड़े नहीं हैं। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है। छोटी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। मैं अकेला हूँ, तो मर्दाना कपड़े हैं, वह चलेंगे? मैंने पूछा। वह बोली, हाँ, आप मुझे कोई से भी कपड़े दे दें। मैंने कहा, ठीक है। फिर अलमारी से अपना एक मर्दाना जोड़ा निकालकर चारपाई पर रख दिया। वह उसी शॉल में लिपटी हुई उठी, कपड़े उठाए और बाहर निकल गई। वह बाथरूम में गई। जब बाहर आई तो मेकअप उतरा हुआ था और मेरे दिए ढीले ढाले मर्दाना कपड़ों में वह और भी नर्वस लग रही थी। उसने अभी भी खुद पर वही शॉल ओढ़ रखी थी। मैंने छोटी सी तिपाई पर नाश्ता रखा था। वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने चाय और फ्राई अंडा था। उसने चुपचाप नाश्ता किया और चाय पीने लगी, लेकिन वह किसी गहरी सोच में डूबी थी। मैंने पूछा, मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? वह बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, वह लोग कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? वह बोली, वह मेरी बदकिस्मती थी जो मेरा पीछा कर रही थी। यह कहकर वह आंसू पोंछने लगी। मैंने कहा, जब आप बेहोश हो गई थी तो कुछ ही फासला तय करने के बाद उनकी गाड़ी ने मेरी टैक्सी रोकी थी। यह सुनकर जो चाय का कप वह होठों पर लगा रही थी, उसने हाथ में ही रोक दिया। वह बोली, फिर कौन था उसमें? मैंने कहा, मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन 2 लड़के थे और बदमाश किस्म के लग रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि किसी लड़की को यहाँ से भागते देखा है। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह बोली, आपने क्या कहा? मैंने कहा, मैंने तो आपके ऊपर शॉल डाल दी थी, इसीलिए उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि कौन है। तो मैंने कहा कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। उसने सुकून की सांस ली और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा, वह तो बचा ली, लेकिन अब आगे क्या करना है? मेरे कहने का मकसद था कि मैम साहब, आप कब तक मेरे घर पर बैठी रहेंगी? लेकिन मैं साफ साफ यह नहीं कह सकता था। हमारा घर मोहल्लेदार टाइप का था। मेरे घर पर तो कोई नहीं आता था, लेकिन जब छोटी बहन आती थी तो उसकी दोस्ती आसपास के घरों की लड़कियों से थी, इसलिए वह उनके घर आती थी और वे भी हमारे घर आ जाती थी। वैसे भी हमारा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा था, इसलिए कभी खाना नहीं पकता था तो मैं पड़ोस से मांग लेता था और वे दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में कोई औरत नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। अब अगर वे एक लड़की को मेरे घर में देखते तो सवाल करते। सबसे बड़ी बात, मेरी शराफत पर उंगली उठती। वह बोली, मैं क्या कह सकती हूँ? आप मुझे किसी अनाथालय तक छोड़ दे। मैंने कहा, वह कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? वह बोली, वह मैं आपको नहीं बता सकती। प्लीज आप मुझसे ऐसे सवाल मत करें। मैं भी चुप हो गया। शायद वह अपनी बातें मुझे बताना नहीं चाहती थी, उसका अपना कोई मसला होगा। मैंने कहा, ठीक है,
आप नाश्ता कर लें, मैं आपको अनाथालय तक छोड़ आता हूँ। वह बोली, नहीं नहीं, रहने दें। ऐसा करें, आप मुझे मेन सड़क तक छोड़ दें, मैं खुद देख लूंगी मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा, चलो ठीक है, आपकी मर्जी। नाश्ता करने के बाद वह फिर मेरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैं समझा था कि मुझसे कहेगी कि मैं उसे मेन रोड तक छोड़ आऊं, लेकिन जब वह कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो मैं उसके कमरे के पास चला गया। इससे पहले कि मैं दस्तक देता, उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह बहुत रो रही थी। मैंने दस्तक दी तो वह चुप हो गई। मेरे कमरे में थी। मैंने दस्तक दी तो वह चुप हो गई। मेरे कमरे में आने से पहले ही अपने आंसू साफ करने लगी और बोली, बस अभी आती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे अजीब सा दुख हुआ, लेकिन मैं उसे यहाँ रख भी नहीं सकता था, वरना लोग मुझ पर ही उंगली उठाते। कुछ देर में वह बाहर आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा, देखिए, अगर आपका कोई जानने वाला है तो मुझे बता दें, मैं आपको उसके घर तक छोड़ दूंगा। वह बोली, कोई नहीं है, कह तो चुकी हूँ आपको। मैंने कहा, ठीक है। फिर वह मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और उसे मेन रोड पर छोड़ दिया। फिर मैं अपने काम पर निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह लड़की मेरे ख्यालों में छाई रही। पता नहीं कौन थी, क्या थी, अपने बारे में कुछ भी तो नहीं बताया था। पता नहीं वे लड़के कौन थे जो उस वक्त उसका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। सारा दिन मेरा दिमाग उसी लड़की के इर्द गिर्द घूमता रहा, जिसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आज रोज से ज्यादा सवारियां मिली। मैं रात को 10 बजे तक फ्री होकर घर आया। अब सोच रहा था कि किस पड़ोसन से खाना मांगूं, क्योंकि बहुत थक गया था। मुझे खास कुछ पकाना नहीं आता था। मेरी बहन जब घर आती थी तो काफी खाना बनाकर फ्रिज में रख जाती थी, जिससे मेरा गुजारा चल जाता था, वरना अंडे बनाकर खा लेता था। आज मैं घर आया, ताला खोला। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, घर का नक्शा कुछ अलग-सा लग रहा था। घर काफी साफ सुथरा था। मैं हैरान। मुझे ख्याल आया, यह इतना साफ कैसे हो सकता है, और वह भी खुद ब खुद। मेरे घर कौन आ सकता है? ताला तो मैंने खुद ही खोला था, और रसोई में भला उस शख्स का क्या काम हो सकता है? अगर कोई चोर था और भूल से मेरे घर आ भी गया, तो फिर घर समेटने के बजाय बिखरा हुआ होना चाहिए था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रसोई तक जा पहुंचा। जब अंदर जाकर देखा तो वही लड़की थी। मैं उसे देखकर बेहद हैरान रह गया। मुझे देखकर वह नजरें झुका गई, कुछ शर्मिंदासी भी लग रही थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? वह बोली, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने अनाथालय के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं कि वहाँ भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रह सकती। इसलिए मैं वापस आ गई। मैंने कहा, तो अंदर कैसे आई? दरवाजा तो लॉक था, ताला मैंने खोला है। वह बोली, मैं आपके घर के बाहर जो पेड़ है ना? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, वहाँ से चढ़कर घर के अंदर कूद गई। मैं बड़ा हैरान हो गया कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वह बोली, मैंने खाना बना दिया है, रोटी भी तैयार है, आप खाना खाएंगे? मैंने कहा, जी हाँ, लगा दें, मैं जरा नहा कर आता हूँ। पूरा दिन टैक्सी चलाते चलाते बुरी हालत हो जाती थी। जब नहा कर आया, उसने खाना उसी छोटी सी तिपाई पर लगा दिया। मैंने पूछा, आप नहीं खाएंगी? वह बोली, आप खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने खाने के दौरान उसका जायजा लिया। अभी भी वह मेरे ही कपड़ों में थी।
मैंने गहरी सांस ली और कहा, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। वह बोली, फिर कहाँ जाती? मैंने कहा, आपको क्या लगता है आपको यहाँ सुरक्षा मिल सकती है? वह बोली, हाँ, तभी तो मैं यहाँ वापस आ गई। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। मैंने कहा, वो ठीक है, लेकिन मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। और फिर मेरे मोहल्ले वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, पूछेंगे कि आप मेरी क्या लगती हैं? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वह आंसू टपकाने लगी और बोली, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपके अलावा किसी का भी भरोसा नहीं है। मैंने खाना खाया और फिर उससे कहा, देखिए, मर्द कोई भी हो, भरोसे के लायक हरगिज नहीं होता जब तक कि वह आपका अपना न हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है, जिस रात बारिश में मैं आपको अपने घर लेकर आया था, आपको देखकर मेरी भी नीयत फिसल गई थी। यह सुनकर उसने मुझे गौर से देखा और मैंने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसने दाल पकाई थी, शायद घर में दाल ही मौजूद थी, लेकिन वह बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैं साथ साथ सलाद खाता जा रहा था और साथ साथ उसे सच बताता जा रहा था। मैंने कहा, दिल बड़ा चाहा कि कुंडी लगाऊं। और समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं उसे हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा था। उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं एक मर्द हूँ। बेशक बहुत शरीफ हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ। मुझसे फरिश्तों जैसा बर्ताव करने की उम्मीद न रखिए। फिर जब आप सो रही थी, और जितनी आप खूबसूरत हैं, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मेरी भी नीयत फिसल गई थी, लेकिन भगवान की कसम, मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। पूरी रात मैंने बाहर आंगन में कुर्सी पर बैठकर गुजारी है। यकीन मानिए, सुबह तक कमर तकलीफ दे रही थी। अब रोज रोज ऐसी आजमाइश तो मैं नहीं दे सकता। आज वैसे भी काले बादल छाने शुरू हो गए हैं, पता नहीं कब रात को फिर तूफानी बारिश शुरू हो जाए। अब आप बताइए, अगर आप कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस एक ही कमरा है मेरे घर में। वह बोली, आप कमरे में जाकर सो जाइएगा, मैं आंगन में गुजारा कर लूंगी। मैंने कहा, देखिए, यह मसले का हल नहीं है। वह बोली, तो फिर आपकी नजर में मसले का हल क्या है? मैंने कहा, मुझे बता क्यों नहीं देती कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं, आपके साथ क्या हुआ है, वे लड़के कौन थे? वह बोली, बस यह समझ ले कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे शराब पिला दी थी, इसलिए घर से तो भाग आई, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। मुझे आपकी गाड़ी नजर आई, इसलिए बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं महफूज थी, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से ज्यादा महफूज जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मैंने कहा, और उन लड़कों के पास कैसे पहुँची? यह सुनकर वह फिर से रोने लगी और बोली, मेरी माँ का देहांत हो गया था, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं समझती थी। उसने अपने दूर के भाई से मेरी शादी करना चाही। मैं वहाँ से भागी और उन लड़कों से पनाह मांगी, पर मैं यह नहीं जानती थी कि वे भी। यह कहकर वह फिर से रोने लगी। उन्होंने मुझे गाड़ी में शराब पिला दी, मुझसे कहने लगे, सॉफ्ट ड्रिंक है। लेकिन इससे पहले कि वे मेरे साथ कुछ करते, मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर भाग गई। तभी वहाँ से कुछ फासले पर आपकी टैक्सी खड़ी थी, तो मैं वहाँ बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने के लिए कहा। बस यही हुआ था। मैंने कहा, मैं आपके पिता के घर आपको छोड़ दूं? वह बोली, आप क्या चाहते हैं? अभी भी मेरी सौतेली माँ अपने उस बिगड़ैल भाई से मेरी शादी करवा देगी।
मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वह बोली, बस मुझे पनाह दे दे। मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं दे सकता पनाह। पनाह देने के लिए मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी। वह बोली, वो क्यों? मैंने कहा, जाहिर है मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर मैं ऐसे किसी अजनबी लड़की के साथ रहूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। उसने एक नजर मुझे देखा, फिर बोली, ठीक है, आप मुझसे शादी कर लें। वह लड़की काफी खूबसूरत थी। सच पूछिए तो मैं भी यही चाहता था कि वह शादी के लिए राजी हो जाए। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। वह आई तो मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने अपने पति को बुला लिया, साथ में 3-4 लोगों को और बुला लिया और मेरा विवाह प्रिया के साथ हो गया। मेरी बहन ने मुझसे पैसे लिए और उसके लिए शादी की पोशाक के साथ साथ रोजमर्रा के कपड़े भी ले लिए। 2 घंटों में उसने सारी शॉपिंग कर ली। विवाह के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर खाना भी खिला दिया। सबको यह पता चला कि वह मेरी बहन की कोई दोस्त है और मेरी बहन ने यह विवाह करवाया है। लड़की अनाथ और बेसहारा है। मेरी बहन ने खुशी जताई कि मैंने किसी लड़की से शादी तो की। बहरहाल रात तक मेहमानों के जाने के बाद मेरी बहन भी अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि रुकने की जगह थी ही नहीं। मैं जब कमरे में गया तो वह बनीठनी बैठी थी, लेकिन अभी भी गुमसुम सी थी। मैंने दरवाजा बंद किया तो वह और भी ज्यादा सिमटकर बैठ गई। मसला यह था कि चारपाई एक ही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया और बोला, देखो, अभी तो मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं सेकंड हैंड बेड का इंतजाम कर लूंगा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया और अपनी अलमारी के लॉकर में से माँ की पुरानी अंगूठी निकाली जो सोने की थी। बाकी थोड़ा बहुत जेवर तो बहन को दे दिया था, लेकिन यह एक अंगूठी उसने रहने दी थी। वह कहती थी, जब तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा तो इसे सोने के पानी से धुलवा लेना और फिर अपनी बीवी को मुंह दिखाई में दे देना। लेकिन इतनी फुर्सत ही कहाँ मिली थी। वही अंगूठी जो कप में साफ की हुई थी और एक कप के अंदर रखी थी, उस पर मिट्टी पड़ गई थी। मैंने उसे साफ किया और उसके पास ले आया। वह मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, इतनी जल्दबाजी में शादी हुई है, यह अंगूठी अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में मैं इसे सोने के पानी से धुलवाकर तुम्हें दे दूंगा। वह बोली, कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो सकती है। वह अभी भी चुप थी। मैंने कहा, कुछ कहोगी नहीं? वह बोली, क्या कहूँ? मैंने कहा, उस रात बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा भी न सकी। मेरे दिल में कुछ और सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। पूछना यह चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब आने लगा, वह कुछ पीछे हटी, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कब से शांत बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरी बेताबी अपनी ऊंचाई पर थी। मैं इस कदर बेखुद सा हो गया कि उसकी खूबसूरती में खोने लगा। इसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली थी। मैंने उससे पूछा, आंखें क्यों बंद करके रखी हैं? तो वह बोली, शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खुश नहीं है, क्योंकि बदले में वह मुझे वैसा प्यार नहीं दे रही थी जैसा कि एक पत्नी देती है। शायद पहली बार रिश्ते में बंधने से ऐसे ही होता होगा। मैं बहुत खुश था। सुबह जब मेरी आंख खुली तब वह कमरे में नहीं थी। जब मैं बाहर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत रोई है। पता नहीं, यह लड़की मेरे लिए एक पहेली थी।
मुझे देखकर फौरन वह रसोई में चली गई और बोली, वो मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी, आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने कहा, हाँ बना दो। मैं रसोई में उसके पीछे ही आ गया और पूछा, प्रिया कोई बात है? तुम क्यों रोई हो? वह बोली, नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी। उसकी आवाज में नमी सी महसूस हो रही थी, जैसे वह वाकई रोई हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि उसके अतीत से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। जो बातें उसने बताई थी, पता नहीं सच्ची थी या झूठी। मैंने तो सब कुछ देखा भी नहीं था। फिर सोचा, शायद उसे अपने घर वाले याद आ रहे होंगे। जब वह नाश्ता बनाकर बाहर रखने लगी, तो मैं कुर्सी पर बैठ गया। वह भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा, पहले तो तुम्हें यह मसला था कि तुम्हारी सौतेली माँ अपने बिगड़ैल भाई से तुम्हारा विवाह करवा दे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा कर ले आता हूँ। यह सुनकर उसकी रंगत पीली पड़ गई। वह एकदम से घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप नहीं जानते, वह बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। हमारी शादी को 8 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे वह खुश नहीं लगती थी। जैसी खुशी एक लड़की को शादी के बाद होती है, वह नहीं थी। रात को जब मैं घर आता, तो वह रसोई में किसी सोच में डूबी खाना बना रही होती थी। मैं उसे प्रिया कहकर पुकारता तो बुरी तरह चौंक जाती। मैं उसे बेतहाशा प्यार देने लगा, जितना उसका ख्याल रख सकता था, रख रहा था। जो भी पैसे कमाता था, लाकर उसके हाथ पर रख देता था। वह मेरी शक्ल देखने लगती थी। मैंने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? तो वह कहती थी, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। 20 दिन गुजर गए, लेकिन उसके रवैये में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह मुझसे बेतकल्लुफ ही नहीं होती थी। जो कहता था, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। मेरा जी चाहता था कि वह वैसी रहे, जैसे हर लड़की रहती है। एक बार मैंने उसे कहा, प्रिया, जो तुम्हारे दिल में है, वह साफ साफ मुझसे कह दो। यहाँ पर वैसे रहो, जैसे रहना चाहती हो। यह तुम्हारा घर है। अब तो मैंने उसे सेकेंड हैंड फर्नीचर भी लाकर दे दिया था, कमरा भी सजा दिया था। मैंने कहा, इसे सजाकर संवार कर रखा करो और खुश रहा करो। मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वह खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी और बोली, मैं खुश हूँ। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे भी तो लगे कि तुम खुश हो। तुम हंसती नहीं हो, मुझसे बातें नहीं करती, जो पूछता हूँ जवाब दे देती हो, बस खाना सामने रख देती हो। मियां बीवी में तो सब बातें होती हैं। मेरा भी दिल चाहता है, जब मैं थकाहारा वापस आऊं, तो तुम मुझसे जी भर के बातें करो। वह बोली, क्या बातें करूं? आप बता दें, मैं वह बातें कर लिया करूंगी। मैंने कहा, और कुछ नहीं कर सकती तो प्यार मोहब्बत की बातें कर लिया करो। लेकिन मैं कह कह के थक चुका था। उसका रवैया वैसे का वैसा ही था। मैं उसके बारे में कुछ कुछ मजबूरन सोचने लगा था। ऐसी कोई कुछ मजबूरन लड़की नहीं होती जैसी वह थी। मेरी बहन भी आती थी, वह उसके साथ भी बातें नहीं करती थी। खाना बनाकर रख देती थी, खाने का पूछ लेती थी, सब कुछ करती थी, बस बोलती नहीं थी। इस बात को मेरी बहन ने भी महसूस किया था। और फिर एक बार वो हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। रात के वक्त मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? वह शख्स बोला, दरवाजा खोलो, तुमसे काम है। मैंने दरवाजा खोला तो वह एक नौजवान था, मेरी उम्र का। वह घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, अंदर क्या देख रहे हो? कौन हो आप? वह बोला,
मुझे प्रिया से मिलना है। यह सुनकर मैंने उसे हैरत से देखा और पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं प्रिया का पति हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो? वह बोला, बकवास नहीं कर रहा, उसे बाहर बुलाओ, वह मुझे जानती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर वह लड़की पहले से शादीशुदा थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला और वह मेरे साथ विवाह कैसे कर सकती थी? उस शख्स ने मुझे अंदर की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। फिर प्रिया प्रिया पुकारने लगा। वह डरी सहमी कमरे से बाहर आई। उसे देखकर वह अपनी सांस लेना भूल गई। मैंने प्रिया की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैं उसके पास चला गया और कहा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम इसे जानती हो? ये शख्स कह रहा है कि यह तुम्हारा पति है। यह कैसे तुम्हारा पति हो सकता है? और अगर यह तुम्हारा पति है तो तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? वह रोने लगी और बोली, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था और फिर इसे तलाक देने के बाद अफसोस होने लगा। यह मुझे हलाला के लिए कहने लगा। हलाला के लिए इसे एक नौजवान की जरूरत थी जो इस बात को राज रखे, लेकिन वह जिससे भी मेरा हलाला करवाता तो फिर यह बात खुलकर सबके सामने आ जाती। इसीलिए इसने यह सारा ड्रामा रचाया था। एक बार मेरा पति तुम्हारी टैक्सी में बैठकर सफर कर चुका था। इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं। तुम्हारे साथ बातें करने पर इसे अंदाजा हो गया था कि तुम एक शरीफ इंसान हो और शादी की जिम्मेदारी से दूर भागते हो। इसीलिए जब तुमने इसे कहा कि मैं अपने घर सामान रख कर आता हूँ, फिर आपको छोड़ दूंगा, तो इस बहाने से यह तुम्हारा घर देख चुका था। जब इसने मुझे तलाक दिया तो पहले तो बहुत परेशान हुआ कि किससे हलाला करवाएं और कौन होगा जो खामोशी से हलाला कर दे और शोर भी न मचाए, किसी को कानों कान खबर भी न हो। इसलिए उसे लगा कि अगर तुमसे खामोशी से हलाला करवाया जाए और तुम्हें पता भी न चले तो फिर ठीक रहेगा। उस रात तेज बारिश में जो कुछ भी हुआ वह सब हमारा रचाया गया ड्रामा था। मुझे जबरदस्ती तुम्हारे घर भेजा गया। वह जानता था कि तुम मुझसे विवाह कर लोगे, बेसहारा लड़की समझकर। फिर जैसा वह चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। एक पंडित जी ने कहा था कि एक दिन का हलाला नहीं, जानकारी होती है, इसलिए 3 महीने गुजारने पड़ेंगे। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। मैंने कहा, क्यों तलाक दे दूं? एक तो यह कि वह तुम्हारा पति नहीं है, मेरी पत्नी है, और दूसरा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ 3 महीने गुजारने के बाद, तुम्हारा हलाला पक्का करने के बाद उसे छोड़ दूंगा? तुमने क्या शादी और विवाह को मजाक समझ रखा है? वह बोला, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। देखो, मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे पास हैं, मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा, अपने पैसे अपनी जेब में रखो। बीवी को तलाक देने से पहले सोचते नहीं हो कि तलाक क्यों दे रहे हो? क्या विवाह का रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक है? गुस्सा आएगा तो तलाक दे दोगे, फिर जब अपने किए पर अफसोस होगा तो उसे दूसरे मर्द के हवाले कर दोगे ताकि तुम्हारा हलाला पक्का हो सके। क्या मजाक समझ रखा है तुमने जिंदगियों को? यह मेरी पत्नी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। वह बोला, पहले पूछ लो उससे, वह तो तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं? मैंने कहा, उसने विवाह अपनी मर्जी से किया है। 3 महीने से वह मेरे साथ रह भी रही है, बाकी की जिंदगी भी गुजार लेगी।
वह नौजवान प्रिया के पास आ गया और बोला, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो प्रिया? हमारा प्लान तो यही था ना कि तुम इससे तलाक मांगोगी। फिर तुमने क्यों नहीं लिया इससे तलाक? उसने कहा, मैं तुम्हें बार बार फोन करके यही कह रही थी कि यह मामला खुद सुलझा लो। वह बोला, तुम यह नहीं कर पाई। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इसलिए क्योंकि इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। यह मेरा बहुत ख्याल रखता है। प्यार क्या होता है मैंने इस शख्स के साथ रहकर देखा है। यह भले ही गरीब है, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर इसने मेरा ख्याल रखा है। हर पल मैं सोचती थी कि आज कहूंगी, कल कहूंगी, लेकिन इसकी मोहब्बत मुझे कहने की इजाजत ही नहीं देती थी। हमारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी जिसमें तुम जरा जरा सी बात पर मुझे तलाक की धमकियां देते थे। प्रिया, ऐसा मत करो, तलाक दे दूंगा। वैसा मत करो, तलाक दे दूंगा। तुम्हारे घर वालों की खिदमत करते करते मैं थक गई थी। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं था। इस तरह हमेशा तलाक की धमकी से डरते डरते मैंने तुम्हारे साथ 2 साल गुजारे, लेकिन हुआ क्या? तलाक का थप्पड़ तो तुमने फिर भी मेरे मुंह पर दे ही मारा ना। और फिर तुम्हें एहसास होने के बाद तुमने हलाले की सूली पर भी मुझे चढ़ाना चाहा। लेकिन अब मैं ऐसी कोई आजमाइश नहीं देना चाहती। तुम्हारे बार बार फोन करने पर मैंने अपने पति के साथ कभी वह मोहब्बत की ही नहीं जिसका वह हकदार था। हर वक्त मुझे डर लगा रहता था कि पता नहीं तुम क्या करोगे। पता नहीं मेरी दूसरी शादी का सुनकर यह शख्स मुझे छोड़ न दे। लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है कि यह मुझे नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह कहकर वह मेरे पास आ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उस लड़के से कहा, सुन लिया तुमने, अब तुम जा सकते हो। वह वहाँ से गुस्से से प्रिया को घूरता हुआ चला गया। फिर वह रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें कहा था ना कि सच बता दो। वह बोली, कैसे बताती? मैं सच बता देती तो शायद तुम मुझसे शादी ही न करते। मैं तुमसे मोहब्बत करते हुए डरती थी कि कहीं तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़ न दो। फिर वह कहने लगी, जो शख्स बीवी को तलाक की धमकियां देता रहता है, औरत को समझ जाना चाहिए कि यह शख्स कभी उसके साथ घर बसाना चाहता ही नहीं है। जो धमकी दे रहा है वह सच में भी तलाक दे सकता है। इसलिए ऐसे शख्स के साथ क्या रहना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।